हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए हैं जो कि सीडीपी के क्वेश्चन हैं। तो आज इनको सॉल्व करेंगे और आप लोग भी अपनी तैयारी को जांचेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने उन्हीं टॉपिक से लिए हैं जो अभी तक हमने पढ़ाए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लें। सारे वीडियो आपको एक साथ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको सभी वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए। तो ऐसा हमें नहीं करना है। यदि एक बच्चा संघर्ष कर रहा है तो हमें उसकी हाल पर नहीं छोड़ देना है, बल्कि हमें उसकी सहायता करनी है। इसके अलावा विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए या फिर सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। सवाल को हल न कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। तो दंडित तो हमें करना ही नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो नेगेटिव पॉइंट को आप लोग पहले ही हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं है और पहला वाला भी सही नहीं है। अब हम देख लेते हैं दूसरा और तीसरा। तो तीसरे में बोल रहा है कि सीधे तौर पर ही जवाब बता देना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि यदि बच्चा संघर्ष कर रहा है तो उसकी हम थोड़ी बहुत हेल्प कर दें, ताकि बच्चा जब संघर्ष करेगा और खुद क्रियाएं करेगा तो ज़्यादा सीखेगा। यदि सीधे ही उसको जवाब मिल जाएगा तो फिर वह ज़्यादा चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। इस वजह से ऐसा भी नहीं करना है कि सीधे बस उसका आंसर बता दिया। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर, यानी कि विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए, यानी कि उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देनी चाहिए ताकि वह आगे बढ़ सके। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? तो लेव वाइगोस्की को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो देखी है तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं दिया है इन्होंने। व्यक्तित्व विकास का मनोवेगी सिद्धांत ये भी नहीं दिया है, बल्कि जो वाइगोस्की हैं ये समाज और संस्कृति की बात करते हैं, यानी कि जो इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो जब भी वाइगोस्की की बात होती है तो वहाँ पर आपको दो पॉइंट, यानी कि समाज और संस्कृति, दोनों चीज़ें ही यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर ले जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर? तो यदि प्रतिस्पर्धा की बात करें वो ऑप्शन भी गलत होता है। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे और ऐसे ऑप्शन को सही नहीं माना जाता है। इसके अलावा जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु, तो कंठस्थीकरण से मतलब है कि रटने पर जोर देना। तो रटंत विद्या का भी विरोध है प्रगतिशील शिक्षा में, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा में रटंत का विरोध किया गया है। इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत है। और मूर्त जैसे कि ट्रॉफी जीतने की ओर, तो इस पर भी हमें जोर नहीं देना है, या फिर बच्चों को इस तरफ भी केंद्रित नहीं करना है, क्योंकि इससे फिर बच्चा किसी भी चीज़ को पाने के लिए ही पढ़ने के लिए उत्सुक होगा, मतलब वह आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। जब भी पुरस्कार वगैरह की बात होती है दंड की, तो वो ऑप्शन भी गलत होता है। एंड यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो 4 नंबर सही हो जाएगा कि सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन करने की ओर, यानी कि जब भी बच्चों को कुछ सिखाया जाए तो बच्चे की भी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि जब वह सक्रिय रहेगा, सक्रिय रूप से भाग लेगा किसी चीज़ में, तभी वह ज्ञान को अच्छे से अर्जित कर पाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 6 वर्षीय मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि एक लड़का है मनीष, जो कि 6 वर्ष का है, और वह दूसरों के अनुभव या फिर जो भी दुनिया के, मतलब दूसरे लोगों के जो भी अनुभव हैं उनको वह सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को वह समझने में असफल रहता है। तो ये
किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जब हमने पियाजे को पढ़ाया था तो हमने वहाँ पर बताया था कि एक बच्चा जब सिर्फ अपने आप को ही महत्व देता है और वह दूसरों की जो बातें हैं या दूसरों का जो दृष्टिकोण है वह समझ नहीं पाता, समझने में असफल होता है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चा आत्म केंद्रित होता है, यानी कि वह सिर्फ अपने आप को महत्व देता है या फिर वह अपने अनुभवों को या अपने भावों विचारों को समझता है, दूसरों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। मतलब बच्चा खुद से ही बातें करता है, दूसरों की बातें सुनना या समझना उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये कंडीशन कब होती है, मतलब ये कंडीशन जो होती है ये आत्म केंद्रित कहलाती है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? यह एक सामाजिक संरचना है, शारीरिक संरचना है, या फिर यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाने शुरू करने तक की अवधि को लक्षित करने वाला चरण है, या फिर यह विकास की वह अवस्था है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो ये गलत है। और इसके अलावा जन्म से लेकर विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को लक्षित करने वाला चरण है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि जो बाल्यावस्था होती है इसको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग माना है, अलग अलग उम्र का माना है, या फिर जो अलग अलग देश हैं उनमें अलग अलग तरीके से भी माना गया है। तो इसको एक तरीके से ये समझा जाएगा कि एक सामाजिक संरचना है, मतलब इसका निर्माण समाज ने ही किया है कि बाल्यावस्था को इस उम्र से इस उम्र तक वाली जो अवस्था होगी उसको बाल्यावस्था माना जाएगा। तो ये समाज द्वारा निर्मित है, इस वजह से बाल्यावस्था को सामाजिक संरचना माना जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसका जो हमारा आंसर सही होगा वो पहला वाला ही सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य बच्चे को एक जैविक प्रवर्ग के रूप में देखते हैं, मतलब एक जीव के रूप में ही देखते हैं, तो ये गलत है। एंड बच्चे को एक दैहिक तत्व के रूप में देखते हैं, मतलब शारीरिक रूप से एक देखते हैं, तो ये भी गलत है। और बाल्यावस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं, ये भी सही नहीं है। एंड बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं, यानी कि जैसा अभी पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है कि जो बाल्यावस्था या जो बाल विकास है उसमें बाल्यावस्था को एक सामाजिक संरचना के रूप में ही माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा, कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। तो जो लॉरेंस कोहल वर्ग है इसको हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, सारी अवस्थाओं को अच्छे से डिस्कस किया था। तो जब आप किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कोई काम करते हैं तो ये अवस्था होती है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाली, यानी कि आप चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें तो आप उनको खुश करने के लिए कोई काम करते हैं, मतलब आप अच्छा बनना चाहते हैं। तो आप अच्छा बनना चाहेंगे, यानी आप अच्छा बनना चाहेंगे ताकि दूसरे लोग प्रसन्न हों और आपको अच्छा बोलें, तो ये अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाली अवस्था होती है। तो यहाँ पर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की बात नहीं हो रही बल्कि कानून व्यवस्था अवस्था की बात हो रही है, यानी कि कानून एवं व्यवस्था चरण में किस प्रकार का मत होता है। तो कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। तो दंड से बचने वाली जो अवस्था होती है ये पहली अवस्था होती है जब बच्चा दंड की वजह से कोई कार्य करता है, यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन की जो अवस्था होती है वो पहली अवस्था होती है। कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वह हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, ये अवस्था दूसरी होती है जिसमें बच्चा आत्म केंद्रित होता है और उसको ये लगता है कि जब कुछ मेरा भला हो या किसी ने मेरे साथ कुछ किया तो हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे, इसी अवस्था को जैसे कि तैसा अवस्था भी कहा जाता है। तो ये दूसरी अवस्था होती है। तो इसके लिए जो कानून एवं व्यवस्था अवस्था चरण ये चौथा चरण होता है, इसमें एक बच्चे को ये लगता है कि जो भी कानून और जो नियम बने हुए हैं उनका पालन करना चाहिए ताकि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो सुगम बनी रहे, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? ब्लैंक स्लेट जिसका जीवन पूरी तरह से उनके अपने अनुभव से आकार लेता है। तो ब्लैंक स्लेट नहीं माना है रचनावादियों ने,
और एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक, या फिर एक सामाजिक प्रणाली नहीं होगा, यहाँ पर प्राणी होगा, एक सामाजिक प्राणी जो निष्क्रिय अभिग्राही है, एक जैविक प्राणी जो उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मा है। तो जो रचनावादी हैं वो क्या मानते हैं यहाँ पर ये हमें बताना है। तो ब्लैंक स्लेट नहीं मानते हैं, ये भी गलत है। इसके अलावा एक सामाजिक प्राणी, तो सामाजिक प्राणी तो है बट निष्क्रिय नहीं होता, सक्रिय होता है, इस वजह से ये वाला भी गलत है। और जो चौथा ऑप्शन है कि एक जैविक प्राणी जो उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मा है, मतलब जिस बच्चे का जन्म हुआ है वो उच्च श्रेणी की नैतिकता लेकर के ही जन्म हुआ है उसका, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं होता, उसको नहीं पता होता है कि क्या नैतिकता है और क्या अनैतिकता है। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत रहेगा। एंड जो हमारा ऑप्शन है वो सेकेंड नंबर, कि जो एक बच्चा होता है वो समस्या समाधान करता है और एक वैज्ञानिक अन्वेषक है, यानी कि वह भी चीज़ों को खोजता है, खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ऐसा रचनावादियों का मानना होता है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। तो यहाँ पर अमूर्त की बात हो रही है और तर्क की भी बात हो रही है। तो जब बच्चा अमूर्त रूप से सीखता है या सोचता है तो वो अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक वीडियो को देखती है और फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपनाकर एक केक बनाती है। इस तरह के सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? शास्त्रीय अनुकूलन, अवलोकन अधिगम, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, या फिर क्रिया प्रसूत अनुकूलन। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो अनीता है वो केक बनाने के लिए एक वीडियो को देखती है और फिर वीडियो को देख करके उसी तरीके से वह केक बनाती है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है अवलोकन अधिगम में। तो जब हमने अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पढ़ाया था तब हमने बताया था कि जो बंडूरा हैं उन्होंने बताया है कि जो हमारा सामाजिक अधिगम होता है वह अवलोकन के आधार पर होता है, यानी कि कोई बच्चा जब सीखता है तो वह किसी का अवलोकन करके ही सीखता है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अनीता क्रियाएं कर रही है तो वह वीडियो के माध्यम से वीडियो को देख करके फिर उसी तरीके मतलब वीडियो को देखती है, उसका अवलोकन करती है, फिर उसी तरीके से वह केक को बनाती है, मतलब वैसी ही क्रियाएं करती है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वाइगोस्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना और हूबहू पुनरुक्ति पर बल देना। तो हूबहू से मतलब ये होता है कि जो कुछ भी आपने बच्चों को सिखाया है उसको बच्चा एज इट इज बताए, मतलब वैसा ही बताए। तो वैसा ही बच्चा तब बता पाएगा जब वह उस चीज़ को रट ले। तो रटने पर जोर नहीं देना है, यानी कि रटंत विद्या का विरोध किया गया है, इस वजह से पहला ऑप्शन गलत रहेगा। और दूसरा है बच्चों के चिंतन को पाठ प्रदान करना एंड इनाम व सज़ा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहित करना। तो अभी हमने पीछे बताया था कि जहाँ पर भी इनाम या सज़ा की बात होती है वो ऑप्शन भी गलत रहेगा। और बच्चे के स्मरण कौशल को बढ़ावा देना, बट यहाँ पर ये पूछा गया है कि वाइगोस्की के अनुसार। तो वाइगोस्की ने पाठ की बात की है, यानी कि जब भी बच्चा कहीं पर भी कुछ भूल रहा है, अटक रहा है, तो ऐसे में एक शिक्षिका को उसको सहायता देनी है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर, यानी कि बच्चों के चिंतन को पाठ प्रदान करना, मतलब उनको कुछ इशारे संकेत देना या सहायता देना। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? परिपक्वता, पुनर्वलन, सामाजिक अंतःक्रिया, या फिर संज्ञानात्मक द्वंद्व। यहाँ पर वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है। तो वाइगोस्की ने समाज की बात की है। हमने बताया था कि वाइगोस्की के लिए यदि आप समाज और संस्कृति को याद कर लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे।
तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन है वो सामाजिक अंतःक्रिया सही हो जाएगा। यानी कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। यानी कि एक बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, अपने संज्ञान का विकास करता है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात करे और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? संतुलन, असंतुलन, प्रत्यक्ष अवबोध या फिर भ्रम। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसके अनुसार कोई व्यक्ति आत्मसात और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो आत्मसात और समंजन करके कोई व्यक्ति संतुलन का प्रयास करता है। मतलब जो भी उसकी जानकारी है तो वह जानकारी को आत्मसात करता है या उसमें कुछ ना कुछ समायोजन करता है। तो इस तरीके से वह अपनी जानकारी को या अपने आप को संतुलित करता है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक किशोर विचार करता है यदि हिंदू अपनी पत्नी यहाँ पर हिंदू नहीं होगा बल्कि हिंज होगा। यानी कि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक किशोर है और वह ये विचार करता है कि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है। सब कुछ से मतलब है कि उसने क्योंकि दवा चोरी की थी तो वह ऐसा कोई काम नहीं करता। मतलब क्योंकि चोरी करना गलत बात है, बच्चा ऐसा सोच रहा है, तो हिंज ऐसा नहीं करता है। तो यदि वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करता है, इसका मतलब कि वह जीवन से ज़्यादा किसी और मूल्य को महत्व दे रहा है। तो यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था, अनुरक्षण, अभिमुखता। तो यहाँ पर समाज की बात नहीं हो रही है और सामाजिक अनुबंधन, अभिमुखता, समाज की बात नहीं हो रही। तो ये दोनों ऑप्शन ही गलत रहेंगे। इसके अलावा अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की अवस्था, या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, ऐसी कोई मतलब दिखावा वाली कोई बात नहीं चल रही है। इस वजह से ऑप्शन तीसरा वाला भी गलत रहेगा। तो ऑप्शन हमारा एक ही सही बचता है, सार्वभौमिक नैतिकता। तो सार्वभौमिक जो नैतिकता होती है उससे मतलब ये होता है कि यदि आप अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा या जीवन से ज़्यादा भी किसी और चीज़ को महत्व दे देते हैं। मतलब आपको ये लगता है भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे लोग मुझे गलत कहें। तो ये जो चरण आता है ये आता है सार्वभौमिक नैतिकता के अंतर्गत। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन और हमारा अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्ध से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे का कौन सा ऐसा चरण है जिसमें एक अध्यापक बच्चों को क्रमबद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने को देगा। तो जो संवेदी गामक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष होती है, उसके बाद ये 2 से 7 वर्ष होती है और जो मूर्त संक्रियात्मक है ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है। तो जब बच्चों का क्रम परिपक्व होगा या क्रम में चीज़ों को वो लगा पाएंगे वो 7 से 11 वर्ष की ही अवस्था होगी। यानी कि इसी अवस्था में बच्चे को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर सिखाया जाता है, यानी कि क्रम में चीज़ों को लगाना सिखाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सही हो जाएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन और हमारा अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजाति त्यौहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होता है। यह क्या दर्शाता है? पिछड़ी विद्यालय प्रथाएं, विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन या फिर घर और विद्यालय में सांस्कृतिक असतता या विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अनभिज्ञता। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कोई विद्यालय है जो कि प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित है। तो वहाँ पर विद्यालय की छुट्टी कब की जाती है? जब कोई जनजाति त्यौहार होता है, मतलब जनजाति कोई त्यौहार है तो उस त्यौहार पर बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन ही होता है। मतलब हफ्ते की जो एक छुट्टी होती है तो वो जो छुट्टी होती है उस स्कूल में वो
साप्ताहिक बाजार वाले दिन करी जाती है। तो ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं? पिछड़ी विद्यालय प्रथाएं, तो ये ऑप्शन गलत है। इसके अलावा ये चीज़ें दर्शाएंगी विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन। लचीलापन इसी वजह से क्योंकि यदि जनजाति त्यौहार में छुट्टी की जाती है तो बच्चे उस त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। साथ ही बाज़ार वाले दिन यदि छुट्टी होती है तो बच्चा बाज़ार भी जाएगा और वहाँ से भी चीज़ों को लेन देन और कई सारी छोटी मोटी चीज़ें सीखेगा। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर यानी कि विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन दर्शाता है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेज़ी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत सही होगा? क्योंकि व्यक्तियों में विकास सिर से पैर की तरफ होता है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक माँ ये देखती है कि जो उसके दो जुड़वा बच्चे हैं, दोनों में से जो एक बच्चा है वो चलने की क्रिया में अधिक तेज़ी से प्रगति कर रहा है। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है? तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि अलग अलग व्यक्तियों में जो विकास होता है वो अलग अलग गति से होता है, क्योंकि कभी भी किन्हीं दो व्यक्तियों में पूरी तरीके से समानताएं नहीं हो सकती या फिर उनका जो विकास होगा वो समान नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला ही सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेग और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय, अंतरावैयक्तिक या फिर अंतःवैयक्तिक? तो यहाँ पर बात हो रही है कि अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेग और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने को क्या कहते हैं? तो जब भी अपने बारे में जागरूक रहना या अपने मनोभावों को समझने की बात होती है तो वो अवस्था होती है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। और अंतरावैयक्तिक कब होती है? जब दूसरों के बारे में बात की जाए, यानी कि दूसरों को समझा जाए या दूसरों की भावनाओं को समझना, ये सारी चीज़ें होती हैं अंतरावैयक्तिक में। और अंतःवैयक्तिक में खुद के लिए ही होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथा, भौतिक वातावरण? तो जो विकास होता है वो इन तीनों ही चीज़ों पर निर्भर रहता है। इस वजह से ऑप्शन हमारा 4 नंबर यानी कि केवल 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वह पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट, अप्रतिक्रियात्मक? तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ऐसी अवधि जहाँ पर बच्चा बहुत सरलता से भाषा को सीख रहा है, मतलब एक उस स्टेज पर है जहाँ पर बच्चा भाषा को सीख ही रहा है। तो यदि भाषा को बच्चा सीख रहा है तो सीखने के दौरान उसको ऐसा वातावरण मिलना चाहिए ताकि वह अच्छी भाषा को सीख सके। तो जो वो चरण होता है, सीखने का जो दौर होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, क्योंकि उस टाइम जैसा भी उसको वातावरण मिलेगा वह वैसा ही सीख जाएगा। तो ये अवस्था बहुत ही संवेदनशील होती है। तो संवेदनशील इसी वजह से होती है क्योंकि वो सीखने के दौर पर है, वो सीख रहा है, तो अब उसको जैसा वातावरण आप दे देंगे वो वैसा ही सीख जाएगा। इस वजह से यहाँ पर चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि उसके सामने किस तरीके से बातचीत करनी है, क्योंकि बच्चा फिर वही सीखेगा। तो ये अवस्था संवेदनशील अवधि कहलाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। तो ये गलत है क्योंकि जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही होते हैं। सभी बालकों में विकास एक समान दर से होता है, ऐसा भी नहीं है। जो विकास दर है वो जो विकास है वो समान दर से नहीं होता,
किसी में कोई जल्दी विकसित होता है, कोई जल्दी चलना सीखता है, कोई जल्दी बोलना सीख लेता है, कोई देर से। तो जो विकास दर है वो समान नहीं रहती। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। और लास्ट वाला है कि एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि विकास का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। एंड जो ऑप्शन है हमारा तीसरा वाला, यही सही हो जाएगा कि जो बाल्यावस्था है और किशोरावस्था, ये पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए एक संवेदनशील अवस्था होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।